16 अगस्त 1946। जगह थी कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। उस समय यह ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम शहरों में से एक था। कारोबार का बड़ा केंद्र था, राजनीति का बड़ा केंद्र था। लाखों लोगों की रोजी रोटी इस शहर से जुड़ी थी। लेकिन 16 अगस्त को सब कुछ बदल गया। कुछ ही घंटों में कलकत्ता हिंसा की आग में डूब गया। हजारों लोग घायल हुए, करीब 4000 लोगों की जान चली गई। पूरे मोहल्ले तबाह हो गए, सैकड़ों घर और दुकानें जल गईं। इतिहास में इस घटना को ग्रेट कलकत्ता किलिंग या कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। अगर हमें समझना है कि कलकत्ता में इतना बड़ा नरसंहार क्यों हुआ, तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1940 का दशक चल रहा था। ब्रिटिश राज अब अपने आखिरी दौर में था। आजादी पहले से ज्यादा करीब दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आजाद भारत कैसा होगा? क्या पूरा देश एक रहेगा या मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा? यहीं से भारत की राजनीति दो अलग रास्तों पर चलने लगी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक संयुक्त भारत चाहती थी। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए। यहीं से पाकिस्तान की मांग तेज होने लगी। 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। मुस्लिम लीग को मुस्लिम वोटरों का बड़ा समर्थन मिला। इस जीत के बाद जिन्ना का दावा और मजबूत हो गया कि वही भारत के ज्यादातर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन का मकसद था सत्ता का ट्रांसफर बिना देश को बांटे पूरा करना। मिशन ने एक प्लान दिया जिसमें भारत एक ही देश रहता और प्रांतों को काफी अधिकार मिलते। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्लान पर आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन यह सहमति ज्यादा दिन नहीं चली। दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे, बातचीत रुक गई, भरोसा टूटने लगा। मुस्लिम लीग को लगने लगा कि बातचीत से उनकी मांग पूरी नहीं होगी। फिर 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया। अब डायरेक्ट एक्शन का रास्ता अपनाया जाएगा। मुस्लिम लीग का कहना था कि यह एक राजनीतिक प्रोटेस्ट होगा, जिससे उनकी मांग पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि उस समय का माहौल पहले ही बहुत तनावपूर्ण था। ऐसे माहौल में इस फैसले से हिंसा का खतरा और बढ़ गया। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी। मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी। उनकी गवर्नमेंट ने उस दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया। यही फैसला बाद में सबसे ज्यादा विवादों में रहा। आलोचकों का कहना था कि हॉलिडे की वजह से बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पर आ गई और पुलिस हालात संभाल नहीं पाई। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना था कि हॉलिडे का मकसद सिर्फ लोगों को राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका देना था, हिंसा करवाना नहीं। 16 अगस्त की सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों से रैलियां निकलनी शुरू हुईं। सबसे बड़ी सभा ओचरलोनी मॉन्यूमेंट के पास हुई, जिसे आज शहीद मीनार कहा जाता है। हजारों लोग वहां मौजूद थे। लेकिन कुछ ही देर बाद शहर के अलग अलग इलाकों से झड़पों की खबरें आने लगीं। आज भी इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि पहला संगठित हमला किसने किया। पुलिस रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और बाद में लिखी गई हिस्ट्री बुक्स अलग अलग दावे करती हैं। यही वजह है कि किसी एक पक्ष को पहला हमलावर कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाता। लेकिन एक बात लगभग सभी गंभीर शोध में समान है, कुछ ही घंटों में कलकत्ता पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। छोटी छोटी झड़पें देखते ही देखते बड़े हमलों में बदल गईं। दुकानों को निशाना बनाया गया, घरों में आग लगा दी गई, लूटपाट शुरू हो गई। कई जगह लोगों पर सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से हमला किया गया। शुरुआत में हिंसा कुछ इलाकों तक सीमित थी, लेकिन हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। जल्द ही जवाबी हमले भी शुरू हो गए। अब शहर के अलग अलग हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समूह आमने सामने थे। कानून व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। कई जगह पुलिस की संख्या बहुत कम थी। जहां पुलिस मौजूद थी, वहां भी हालात इतने तेजी से बिगड़े कि उन्हें नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े शहर में प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? बाद में आई कई रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक अध्ययनों ने इसी सवाल की जांच की। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि हिंसा के शुरुआती घंटों में प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। इसी वजह से हिंसा बहुत तेजी से पूरे शहर में फैल गई। मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी की भूमिका भी लगातार विवादों में रही। उनके आलोचकों का आरोप था कि गवर्नमेंट ने हालात की गंभीरता को समय रहते नहीं समझा। कुछ लोगों ने उन पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। लेकिन इस मामले में इतिहासकार पूरी तरह एक राय नहीं है।
कई शोध बताते हैं कि प्रशासन की बड़ी विफलता साफ दिखाई देती है, लेकिन सुहरावर्दी पर लगाए गए हर आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस मौजूद नहीं है। यानी प्रशासन की नाकामी पर तो काफी सहमति है, लेकिन हर आरोप को इतिहास ने स्वीकार नहीं किया है। पहला दिन खत्म होते होते शहर का बड़ा हिस्सा डर के साए में जी रहा था, लेकिन सबसे बुरा दौर अभी बाकी था। अगले दिन हिंसा और बढ़ गई। अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाने लगा। कई परिवार अपने घर छोड़कर भागने लगे। जिसे जहां जगह मिली वह वहीं छिप गया। कई लोग मंदिरों में पहुंचे, कई लोग मस्जिदों में शरण लेने लगे, कुछ लोग स्कूलों और दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स में छिप गए। इस बीच एक और चीज हालात को और खराब कर रही थी, अफवाहें। एक इलाके की खबर दूसरे इलाके तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती थी। हर नई अफवाह लोगों के डर को और बढ़ा देती थी, और वही डर कई जगह नई हिंसा की वजह बन गया। अब यह सिर्फ स्थानीय झड़प नहीं थी, पूरा कलकत्ता इसकी चपेट में आ चुका था। आखिरकार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना को बुलाया, आर्मी की तैनाती बढ़ाई गई, कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, लगातार गश्त शुरू हुई। धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार कई दिनों तक शहर में हत्या, आगजनी और लूटपाट चलती रही। आज भी मरने वालों की सही संख्या पर पूरी सहमति नहीं है। अलग अलग स्रोत अलग अलग आंकड़े देते हैं। ज्यादातर विश्वसनीय ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार करीब 4000 लोगों की जान गई, करीब 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, हजारों लोग बेघर हो गए, कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारत की राजनीति बदल दी। कलकत्ता की हिंसा की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। अखबार लगातार नई रिपोर्ट छाप रहे थे। हर राजनीतिक दल इस घटना को अपने नजरिए से देख रहा था। आरोप और जवाबी आरोप शुरू हो गए, लेकिन सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। दोनों समुदायों के बीच जो भरोसा पहले ही कमजोर हो चुका था, वह अब और टूटने लगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि कलकत्ता की हिंसा ने आने वाले महीनों की घटनाओं पर गहरा असर डाला। इसके कुछ ही समय बाद पूर्वी बंगाल के नोआखाली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। वहां बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय प्रभावित हुआ। फिर बिहार में जवाबी हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। बाद के महीनों में गढ़मुक्तेश्वर, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। यानी कलकत्ता की हिंसा एक अकेली घटना नहीं रही, यह उन घटनाओं की शुरुआत बन गई जिन्होंने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। इसी दौरान महात्मा गांधी लगातार शांति की अपील कर रहे थे। बाद में वे नोआखाली भी गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से हिंसा रोकने और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था कि लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए अलग देश जरूरी है। वहीं कांग्रेस का कहना था कि देश को बांटना समाधान नहीं है। उनके अनुसार मजबूत लोकतंत्र और बराबरी का कानून ही स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना लगातार कम होती जा रही थी। 1947 आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। लॉर्ड माउंटबैटन भारत के आखिरी वायसराय बन चुके थे। ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार भारत के विभाजन का फैसला लिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ इतिहास का सबसे बड़ा जन स्थानांतरण भी शुरू हुआ। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लाखों लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। कई इतिहासकार मानते हैं कि कलकत्ता की हिंसा ने उस डर और अविश्वास को और गहरा कर दिया था, जिसने बाद में विभाजन की हिंसा को और भयानक बना दिया। हालांकि यह कहना कि सिर्फ कलकत्ता की घटना की वजह से विभाजन हुआ, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। विभाजन के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण थे। लेकिन इस बात पर काफी सहमति है कि 16 अगस्त 1946 उन सबसे अहम मोड़ों में से एक था, जहां से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। यही वजह है कि इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग को सिर्फ एक दंगे के रूप में नहीं देखा जाता, इसे उस घटना के रूप में भी देखा जाता है जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा अब भी बाकी है। करीब 80 साल बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका कोई एक तय जवाब नहीं है। सबसे पहला सवाल, क्या यह हिंसा पहले से प्लान की गई थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शहर का माहौल पहले ही इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि बड़े स्तर की हिंसा लगभग तय थी। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि अलग अलग इलाकों में कुछ समूह पहले से तैयार थे, लेकिन पूरे शहर में हुई हिंसा किसी एक पक्ष की पहले से बनाई गई पूरी योजना थी। इस दावे को साबित करने वाला पक्का एविडेंस आज भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इतिहासकार इस बात को स्थापित तथ्य नहीं मानते। दूसरा सवाल,
पहला हमला किसने किया, इसका भी कोई एक जवाब नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेज, पत्रकारों की रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कई जगह एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि किसी एक पक्ष को पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा देना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। तीसरा सवाल, असल में कितने लोग मारे गए? इस पर भी अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। ज्यादातर विश्वसनीय शोध करीब 4000 मौतों की बात करते हैं। कुछ स्रोत इससे कम संख्या बताते हैं, जबकि कुछ इससे ज्यादा। उस समय की अफरा तफरी में सही संख्या शायद कभी पता नहीं चल पाएगी, लेकिन एक बात साफ है, हजारों परिवार उजड़ गए, हजारों लोग हमेशा के लिए अपने घरों से बिछड़ गए और लाखों लोगों के मन में ऐसा डर बैठ गया जो आने वाले महीनों तक बना रहा। यही वजह है कि आज ज्यादातर इतिहासकार ग्रेट कलकत्ता किलिंग को सिर्फ एक दंगे के रूप में नहीं देखते, वे इसे भारत के विभाजन से पहले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, इतिहास ये भी बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। कलकत्ता की यह घटना दिखाती है कि जब राजनीति लोगों को बांटने लगे, अफवाहें सच से तेज दौड़ने लगे और कानून समय पर काम न करे, तब एक सामान्य शहर भी कुछ घंटों में हिंसा का मैदान बन सकता है। आज का कोलकाता एक आधुनिक और जीवंत महानगर है, लेकिन उसके इतिहास में 16 अगस्त 1946 हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसी तारीख जिसने सिर्फ एक शहर नहीं बदला, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। शायद यही वजह है कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग को याद रखना जरूरी है। नफरत को जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि जब समाज में भरोसा टूटता है तो उसकी कीमत सबसे पहले आम लोग चुकाते हैं। और इतिहास की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, अगर अतीत की गलतियों से सबक नहीं लिया जाए तो इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करता है।